पिछली क्लास में हम आवेशों के मध्य लगने वाले बल की धारणाओं के बारे में पढ़ रहे थे और जिसके लिए हमने कूलाम के नियम को पढ़ा था। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल का मान आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जो विद्युत बल लग रहा है वो एक सदिश राशि है, तो इसको दिशा के रूप में देखा जाए तो एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा उसका परिमाण जो होता है वो कूलाम नियम से हमने प्रूव कर लिया था। लेकिन दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा, यानी दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं उन दोनों के द्वारा आरोपित बल की दिशा क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत बल का सदिश निरूपण करना पड़ता है। और सदिश निरूपण को व्यक्त करने से पहले हमें कक्षा 11 में पढ़ी गई कुछ धारणाओं को ध्यान रखना जरूरी है। सदिश का मतलब होता है एक ऐसी भौतिक राशि जिसकी दिशा होती है और उस सदिश की जो दिशा है वो किसी एक दिशा में होगी, लेकिन सदिश की जो लंबाई होगी जिसको हम निरूपण करते हैं एक सिरे पर तीर लगा के, वो जो उसकी लंबाई होगी वो उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। अब अगर सदिश की दिशा किसी एक दिशा में है और अगर हम उसकी दिशा पूरी उल्टी ले लें तब हमें सदिश का मान जो होगा सदिश रूप में वो ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि दिशा जो है वो विपरीत कर रही है। तब उसका जो सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, विपरीत सदिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत बल का सदिश निरूपण। या इसको कह सकते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण, क्योंकि कई बार विद्युत बल को कूलाम बल से भी व्यक्त किया जाता है। मान लो दो आवेश है, पहले आवेश का मान है Q1 और दूसरे आवेश का मान है Q2 और निर्देश तंत्र में यह है निर्देश तंत्र जिसका ये मूल बिंदु है। पहला आवेश यहां पर स्थित है जो कि है Q1, दूसरा आवेश यहां पर स्थित है और जो है Q2। ये दो आवेश हैं, पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश है Q2। ये जो मूल बिंदु है हम हमेशा निर्देश तंत्र में स्थितियां मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। इस बिंदु के सापेक्ष पहले आवेश की स्थिति जो होगी वो मान लो कि है R1 वेक्टर और दूसरे आवेश की स्थिति वो है R2 वेक्टर। तो ये R1 तथा R2 जो है वो स्थिति सदिश है Q1 तथा Q2 आवेश की। इस पॉइंट से इस दिशा में R1 परिमाण पर आवेश Q1 स्थित है और इस दिशा में R2 के परिमाण पर आवेश Q2 स्थित है। अब दोनों आवेश है और ये आवेश इस आवेश पर बल आरोपित करेगा और दूसरा आवेश पहले आवेश पर भी बल आरोपित करेगा, क्योंकि आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है। उस बल का मान क्या होगा, अगर हम उसका मान ज्ञात करें तो देखें इसमें कि बल का मान जो होता है वो कूलाम नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो वो दोनों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है कि इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है उसके पर डिपेंड करता है। दूसरा निर्भर करता है कि आवेश का परिमाण क्या है। जब Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगने वाला बल देखा जाए, मान लो दोनों आवेश एक ही प्रवृत्ति, विशेष कंडीशन ले रहे हैं, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल का मान देखा जाए, तब यहां पर देखो Q1 के कारण Q2 पर विद्युत बल। अब यहां पर इस विद्युत बल का मान देखें तो कूलाम का नियम कहता है बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां पर देखो इसमें इस आवेश से इसकी दूरी देखनी है, तब हम इसका वेक्टर निरूपण जो लेंगे वो ये लेंगे कि Q1 से इस दिशा में आवेश Q2 स्थित है, तब ये जो दिशा होगी उसको हम मान लो व्यक्त करते हैं
R1 to 2, जैसा कौन सी, पहले आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश की स्थिति, यानी कि इसको हम लिखेंगे Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, जिसको हम व्यक्त कर रहे हैं R12 से। कुछ बुक्स में इसको R21 लिखा हुआ मिलेगा, हम यहाँ 1 से 2 लिख रहे हैं, यानी कि नॉट डायरेक्शन जो है पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर है। अब इसको देखो मान क्या होगा, ये एक त्रिभुज बन रहा है और अगर 2 या 3 सदिश त्रिभुज की भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसमें क्या होता है, दोनों क्रमागत सदिश विपरीत सदिश के परिमाण और दिशा को व्यक्त करते हैं। तो यहां पर देखो ये दोनों सदिश एक ही दिशा में, R1 और R12, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R12, और ये तीसरा सदिश जो है वो विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में इसका मान क्या हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखो अगर R12 का मान देखा जाए तो वो होगा R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर। कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो यहां पर लिख लेते हैं, ये मान आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ये आया पहला मान, क्योंकि हम Q1 के कारण देख रहे हैं और जब इसके कारण हमने दिशा नोट की तब यहां पर दिशा देखो इसकी कौन सी है, ये R1 से 2 की ओर है। इसकी दिशा कौन सी है, R1 से 2 की ओर। मान लो कि ये इस पर जो बल लगाता है उसकी दिशा है ये वाली, तो Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लग रहा है उसकी ये दिशा हो गई, और इस बल को अगर हम F12 वेक्टर से व्यक्त करें जो कि यहां लिखा है तो ये होगा F12 वेक्टर बराबर, और दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान अगर कूलाम नियम से देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 Q2 अपॉन इनके मध्य दूरी, और इनके मध्य दूरी किससे व्यक्त की हमने, R12 वेक्टर से। तो यहां पर इस R12 वेक्टर का जो परिमाण होगा उस परिमाण का क्या आ जाएगा, वर्ग। इस सदिश का परिमाण और उसका आ जाएगा वर्ग। और दिशा देखी जाए तो दिशा किस तरफ है, R1 से 2 की ओर बल की दिशा। तो सदिश रूप में जैसे ही लिखेंगे इसकी दिशा हो जाएगी R12 कैप। या जो कैप है वो एकांक सदिश है जो केवल दिशा को व्यक्त कर रहा है और इसका परिमाण होता है 1। ये मान हो गया। अब यहां पर देखो R12 का स्क्वायर और ये आ गया मान, इसको व्यक्त कर लिया समीकरण नंबर 1 से। अब सेकंड कंडीशन, दूसरा आवेश पहले पर बल लगा रहा है, तब यहां पर देखो दूसरे के सापेक्ष पहला इस तरफ स्थित है। आप कहोगे अगर आप यहां पर हो और दूसरा कोई यहां पर है तो आप कहोगे ये मेरे से इस दिशा में, तब इसकी दिशा आप इस तरह से व्यक्त करोगे। आपने ये दिशा बना ली। जैसे ही आप इस दिशा में व्यक्त करोगे उस स्थिति में मान क्या होगा। अब देखो इसमें, अब आपकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। जैसे ही डायरेक्शन इस तरफ हुई दिशा हो जाएगी 2 से 1 की ओर। किस तरफ होगी, 2 से 1 की ओर। तब यहां पर देखो अब दिशा हो गई उल्टी जो कि है 2 से 1 की ओर। और ये स्थिति किसके सापेक्ष है, ये स्थिति सापेक्ष है Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति। और इसके सापेक्ष स्थिति को अगर हम R21 वेक्टर से व्यक्त कर लें, ये सदिश बन गया। अब सेम तरीके से देखो ये त्रिभुज बन रहा है। पहला सदिश R1 है, दूसरा R21 वेक्टर है और तीसरा है R1, जिसमें ये दोनों एक ही दिशा में, जबकि ये इसकी रिवर्स डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, यानी कि लैंग्वेज बनेगी वो R2 प्लस
R21 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर, त्रिभुज नियम सदिशों का। तो अब यहां से देखो R21 का मान क्या आएगा, यहां से R21 का जो मान आएगा वो होगा R1 माइनस R2 के बराबर। अब ये मान अगर यहां पर रखें तो ये मान हो जाएगा R1 माइनस R2 के बराबर। ये दोनों मान आ गए। अब आप इन दोनों को यहां पर देखो, R12 इस डायरेक्शन में था और R21 इस डायरेक्शन में था। दोनों की दिशाएं जो है वो परस्पर क्या है, विपरीत है। और दोनों की परिमाण देखा जाए तो एक ही है। और यहां से देखो R12 और ये R21 दोनों में फर्क कितना है, केवल माइनस का फर्क है। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, विच इंप्लाइज R12 इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। फर्क क्या है कि दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो ये दोनों किसकी भांति है, विपरीत सदिश की भांति है। और विपरीत सदिश में हम जानते हैं कि दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो और दिशा परस्पर विपरीत हो, जिसमें इन दोनों का परिमाण यानी कि R21 और R12 का परिमाण क्या होगा, परस्पर बराबर होगा। तब उस स्थिति में दिशा के रूप में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं R12 कैप बराबर R21 कैप। ये जो होंगे वो एकांक सदिश है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होगी। तो ये दिशा इनकी भी क्या हो जाएगी, परस्पर विपरीत हो जाएगी। ये हमने यहां से देख लिया। तो पहले आवेश के सापेक्ष दूसरा आवेश इस तरफ है, जो डायरेक्शन है R12 कैप। दूसरे आवेश के सापेक्ष ये इस तरफ है और जिसकी दिशा है R21 कैप। अब देखो इसमें ये इसको मान लो कि इस तरफ बल लगा रहा है, तो ये भी इस पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा। और मान लो कि ये इस तरफ बल लगाता है और वो बल हम व्यक्त करें F21 वेक्टर से। किससे व्यक्त करें, F21 वेक्टर से व्यक्त करें। तो अब इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो इसमें आवेश Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल ज्ञात करना है। यह हमने ज्ञात किया था इसके कारण इस पर, और ये हम ज्ञात कर रहे हैं इस Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। और उस बल को अगर हम F21 वेक्टर से व्यक्त करें तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अब इस स्थिति में इनके मध्य दूरी कितनी होती है, R21 वेक्टर होती है। इसका वर्ग यानी कि R21 वेक्टर, इसका ये सदिश रूप और इसका हमने परिमाण का क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। अब यहां पर इसकी दिशा जो होती है वो दिशा अगर देखी जाए तो किस दिशा में है, 2 से 1 की ओर, 2-1 कैप। तो यहां पर ये दिशा हो जाएगी R21 कैप। अब इन दोनों फॉर्मूलों में आप फर्क देखिए। अगर आप परिमाण को देखा जाए तो यहां पर देखो R12 और R21 दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा क्या है, दोनों की परस्पर विपरीत है। ये विपरीत चिन्ह है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि R21 का परिमाण जो होगा वो R12 के परिमाण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों विपरीत सदिश हैं। तो परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर। तथा दूसरी चीज एक हम और यहां से देख चुके हैं और वो ये है कि इन दोनों एकांक सदिशों की जो दिशा है वो परस्पर क्या है, विपरीत है। तो दूसरा हम जानते हैं कि R12 कैप बराबर -12 कैप, क्योंकि दिशाएं परस्पर क्या है, विपरीत। Q1 के सापेक्ष इस दिशा में, Q2 के सापेक्ष इस दिशा में। जब दिशाएं परस्पर विपरीत हैं तो ये मान हो गया। अब इस मान को यहां रखें और इस मान को यहां पर रखें तो देखा जाए तब देखो मान क्या होगा, 2F1 वेक्टर
बराबर, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसका जो परिमाण है वो 1 2 के परिमाण के बराबर है, यानी कि R12 सदिश का परिमाण, और दिशा देखो 2 1 कैप, जो मान है वो 1 2 डायरेक्शन के ऋणात्मक के बराबर, क्योंकि दिशा ठीक विपरीत है तो यहां पर क्या आ गया -R12 कैप। अब आप इस पूरे की तुलना करो इस समीकरण 1 से। अगर इस पूरे की समीकरण 1 से तुलना की जाए तब यहां पर आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, R12 वेक्टर का स्क्वायर, यहां भी R12, फर्क कितना है, केवल माइनस का फर्क है। और अगर हम इसको देखें तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का परिमाण और दिशा हो गई R12 के। ये पूरा मान पहले द्वारा दूसरे पर लगने वाले बल के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं -F12 वेक्टर। अब आप देखो फॉर्मूला क्या है, जो इक्वेशन बनी वो क्या है, F21 का मान F12 के बराबर तथा विपरीत दिशा में है। मतलब ये इस पर जिस दिशा में बल लगाएगा उसके ठीक विपरीत ये भी बल लगाएगा, लेकिन पहला दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा उतना ही पहले पर बल लगाएगा। और मेन पॉइंट, जो बल लग रहा है उसकी दिशा कौन सी है, तो उसकी अगर दिशा देखी जाए तो दिशा क्या होगी, दोनों आवेश जिस लाइन से मिल रहे हैं, ये जो एक लाइन बनी है इसके अनुदिश होता है। तो एक बार दोबारा देखें, दो आवेश स्थित हैं, पहला दूसरे पर बल लगा रहा है, दूसरा भी पहले पर बल लगाता है। पहला दूसरे पर बल इस मान का लगा रहा है, दूसरा पहले पर बल इस मान का लगा रहा है, लेकिन दोनों द्वारा लगाया गया जो बल है वो परिमाण में क्या है, बराबर है। यहां भी देखो ये विपरीत सदिश है, तो परिमाण दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। दिशा दोनों की क्या होगी, परस्पर विपरीत होगी। ये होता है सदिश निरूपण। अब इसके पूरे रिजल्ट जो हमने ये देखा है उसका परिमाण देखते हैं। जो परिणाम निकलता है वो क्या है, परिणाम यह है कि जितना पहला आवेश दूसरे पर बल लगाता है उतना ही दूसरा पहले पर बल लगाएगा। दूसरा पॉइंट, पहले द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल, दूसरे द्वारा पहले पर लगने वाला बल परस्पर विपरीत दिशाओं में होता है, और ये दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में होते हुए भी एक क्रिया रेखा के अनुदिश लगते हैं। और वो क्रिया रेखा कौन सी है, जो क्रिया रेखा दोनों आवेशों से गुजरती है या दोनों आवेशों को मिलाती है। और तीसरा पॉइंट, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम को दर्शाता है। यानी कि पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा पहले पर उतना ही बल लगाएगा, परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। यानी कि पहले द्वारा दूसरे पर बल तथा दूसरे द्वारा पहले पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। अगर आवेश 2 से ज्यादा है तब उस स्थिति में आवेशों के मध्य बल का मान क्या होगा। अगर उसको देखा जाए तो उसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि बल सदिश राशि है और किसी आवेश पर अन्य सभी आवेश बल आरोपित तो करेंगे, परंतु यहां पर दो धारणाएं याद रखनी जरूरी होती है। पहली धारणा यह है और वो धारणा यह होती है कि अगर दो आवेश हैं, जैसे कि ये पहला आवेश और ये है दूसरा आवेश, ये आवेश Q1 है और ये आवेश है Q2।
तब Q1 Q2 पर बल लगाएगा, Q2 Q3 पर बल लगाएगा। अब उस स्थिति में जो बल का मान है वो मान, और अगर हम बाद में एक आवेश और ले आए Q3, जब Q3 आवेश लेके आए तब भी इन दोनों के बीच बल का मान, और जब Q3 नहीं था तब भी इन दोनों के बीच बल का मान वही का वही रहेगा। यानी कि इस तीसरे आवेश की उपस्थिति से इन दोनों के मध्य लगने वाले बल का मान प्रभावित नहीं होता। हम इसको यूं कह सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। चाहे आवेश है अन्य या नहीं है तो भी वही का वही बल इन दोनों के मध्य कार्यरत रहेगा। तो यह है पहली धारणा। और दूसरा, विद्युत बल एक सदिश राशि है और किसी एक आवेश पर बल का मान देखा जाए तो उस पर बल का मान सभी आवेशों के कारण लगेगा, और सभी आवेशों के कारण बल की दिशाएं क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और अलग अलग दिशाएं हैं तो परिणामी जो बल होगा वो सभी बलों के बीजगणितीय सदिश योग के बराबर होगा। एक बार दोबारा करता हूं कि किसी आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला बल भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है तथा उस पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण बल का सदिश योग होता है। अब यह सदिश योग का मतलब क्या है देखा जाए। अब यहां पर जो टॉपिक है वो है बहु आवेशों में विद्युत बल। इस टॉपिक के बाद अगले वीडियो में हम इसके आंकिक प्रश्न करेंगे ताकि धारणाओं को समझना थोड़ा आसान हो सके। अब यहां पर मान लो कि ये एक पहला आवेश है जिसका मान है Q0। यहां पर एक दूसरा आवेश है जिसका मान है Q1। और सदिश निरूपण में हमने पढ़ा था कि जो आवेश पर लगने वाला आवेश के कारण बल है उसकी दिशा क्या होती है, क्रिया रेखा जो दोनों आवेशों को मिलाती है, यानी ये लाइन है। इस लाइन की डायरेक्शन में उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है। मान लो इसके कारण बल लग रहा है इस दिशा में और उसको हम व्यक्त कर लें F1 वेक्टर से। किससे करें, F1 वेक्टर से। और यहां जो बल लग रहा है वो इस Q0 आवेश पर लग रहा है, या इसको अगर हम यूं व्यक्त कर लें F01 से व्यक्त कर लें। दूसरा, मान लो यहां पर एक और आवेश आ गया और उस आवेश का मान है Q2। अब यह है क्रिया रेखा, इसके कारण जो बल लगेगा वो इस क्रिया रेखा के अनुदिश होगा, इस तरफ या उस तरफ, वो डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति पर। और मान लो इसके कारण जो बल लग रहा है वो इस दिशा में है और ये बल है F02 वेक्टर के बराबर। तीसरा आवेश Q3, उसके कारण क्रिया रेखा है ये वाली और इसके कारण बल लग रहा है मान लो F03 वेक्टर के बराबर। इसी प्रकार हम एक आवेश और आगे लेते जाएं और यहां पर एक आवेश ले लें Qn, Q3 Q4 Q5 Qn तक। इसके कारण क्रिया रेखा है ये वाली और इस क्रिया रेखा के अनुदिश बल लग रहा है मान लो वो बल है F0n के बराबर। अब यहां पर देखो इस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, प्रत्येक आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है। अब ये जो सभी बल लग रहे हैं ये बल अलग अलग दिशाओं में है, इनका परिमाण भी क्या है, अलग अलग है। तब उस स्थिति में परिणामी बल जो होगा वो अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करेंगे कि इस पर लगने वाला परिणामी बल इन सभी बलों का सदिश योग होगा। तो सदिश योग को कैसे व्यक्त करेंगे, तब यहां पर देखो Q0 पर परिणामी बल और इस पर लगने वाला परिणामी बल अगर हम F वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं या F0 से कर लें कि Q0 पर बल लग रहा है, तब उस बल का मान जो होगा वो F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर
और लास्ट प्लस एफ नॉट एन वेक्टर के बराबर होगा। ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल का सदिश योग होता है। अब मान लो कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r01 वेक्टर, इन दोनों के बीच की दूरी है r02 वेक्टर और इन दोनों के बीच की दूरी है r03 वेक्टर, अगले की r04 और इनके बीच की दूरी है r0n वेक्टर। ये सब दूरियां आ गई। तो कूलाम के नियम से अगर हम बल के मान को देखें तब बल का मान जो आएगा वो होगा पहले के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और डायरेक्शन R01 कैप, फिर प्लस दूसरे आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट Q2 R02 का स्क्वायर और दिशा R02 का कैप, फिर प्लस तीसरे आवेश के कारण 1/4 पाई Q नॉट Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर और डायरेक्शन R03 कैप, और ऐसे लास्ट nवे के कारण जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn अपॉन R0 स्क्वायर और R0n का कैप। तो प्रत्येक के कारण जो आवेश के कारण जो बल लग रहा है उस बल का हमने क्या कर लिया, सदिश योग कर लिया। अब इस पूरे मान को बार बार ना लिख के हम सिग्मा के रूप में लिखें तो हम यूं लिख सकते हैं सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आएगा Q नॉट QI अपॉन R0I का स्क्वायर और डायरेक्शन क्या हो जाएगी R0I कैप। यहां I वेरिएबल मान है, पहले के लिए Q1 है, दूसरे के लिए 2 है, तीसरे के लिए 3 है, चौथे के लिए 4 और लास्ट nवे के लिए है। तो यहां पर I का मान कितना होगा, 1 से लेकर के n तक होगा। ये उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान होता है। तो किसी आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल जो होगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब आज जो दोनों टॉपिक पढ़ाए थे, विद्युत बल का सदिश निरूपण और बहु आवेशों के मध्य विद्युत बल, ये दोनों टॉपिक आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अति आवश्यक है। जिसमें यह था कि पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाएगा, दूसरा आवेश पहले पर उतना ही बल लगाएगा, परंतु दिशा परस्पर विपरीत होगी, लेकिन परिमाण दोनों बलों का बराबर होगा। यानी कि पहला दूसरे पर जितना लगाएगा, दूसरा पहले पर उतना ही बल आरोपित करेगा, परस्पर विपरीत दिशा में। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम वो वहां पर फॉलो हो रहा था। दूसरा, दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन जो होती है, क्रिया रेखा जो होती है, उसके अनुदिश ही लगता है। यानी कि उसकी कौन सी दिशा होगी वो हम ज्ञात कर रहे थे। जैसे यहां पर देखो, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग ही लगेगा, इस लाइन से हटके किसी भी दिशा में नहीं होगा। और वो जो मान है, ये जो लाइन है, उसके द्वारा हम सदिशों के रूप में व्यक्त करके परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक उस स्थिति में हमें काम में लाना पड़ेगा जब आवेश 1-2 से अधिक हो जाए और उस स्थिति में बल का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के रूप में ले लेंगे। अब सदिश योग के रूप में लेने से पहले एक चीज ध्यान रखना, आप दो सदिश अगर है A और B, उनका परिणामी सदिश जो होता है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और कक्षा 11 में हमने पढ़ा है A और B सदिश अगर थीटा कोण पर है तो उनका जो परिणामी होता है वो परिणामी हम जानते हैं
अगर एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर और दोनों परस्पर किस कोण पर है, थीटा कोण पर है, तब उस स्थिति में इन दोनों का परिणामी सदिश r जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। ये चीज यहां पर बहुत काम में आएगी। अब अगले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं कूलाम बल, विद्युत बल, इसका सदिश निरूपण, उनके बारे में हम आंकिक प्रश्न करेंगे ताकि ये धारणाएं हमारे लिए अधिक स्पष्ट हो सके।